नमस्कार दोस्तों, एसआर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए मित्रों, कक्षा 6 विज्ञान विषय का 7वां अध्याय कोशिका देखने वाले हैं। इससे पहले हमने कक्षा 6 विज्ञान विषय के 6 लेसन आपके कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपने जो भी वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो सारे वीडियो आप देख लेना, जितने भी 6 लेसन करवाए हैं पहले वाले। और आज का लेसन हमारा रहेगा अध्याय 7 सेल या कोशिका। तो देखिए मित्रों, इसमें कौन कौन से अध्ययन बिंदु दे रखे हैं। अध्ययन बिंदु आपके दे रखे हैं कोशिका एवं कोशिका की खोज, कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव, कोशिका का माप, कोशिका की आकृति, कोशिका के विभिन्न भाग, प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स। तो ये अध्ययन बिंदु हैं जिनका इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखें, जिससे आपके ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। और मित्रों, ये कोशिका चैप्टर है, इसमें से प्रत्येक एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर एक आधा क्वेश्चन आराम से मिल जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखते हैं मित्रों इन अध्ययन बिंदुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन। पहला पॉइंट देखिए इसमें, कोशिका एवं कोशिका की खोज। कोशिका एवं कोशिका की खोज। आप सभी ने मकान को बनते हुए देखा होगा। इसे बनाने के लिए बहुत सी ईंटों की आवश्यकता होती है। इन ईंटों के आपस में जुड़ने से मकान का निर्माण होता है। इसी प्रकार सभी जीव जंतुओं के शरीर का निर्माण भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि मित्रों, आपने मकान को बनते हुए देखा होगा, किस प्रकार से ईंटों को आपस में जोड़ा जाता है और उसके बाद में एक मकान का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार से जीव जंतुओं का जो शरीर है उसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर उस सजीव का या जीव का निर्माण करती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 ईस्वी में। उन्होंने स्वयं द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी के नीचे कोरक की पतली परत को रखकर देखा। कोरक की पतली परत में उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठ दिखाई दिए। कोरक देखिए मित्रों, जो भी आपका पेड़ होता है, जो भी आपका पौधा होता है, उसका भारी परत है जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा भी आप उसको बोल सकते हैं। तो बाह्य त्वचा की जो कोरक होती है उसको कोरक बोला जाता है या उसकी छाल बोल सकते हैं। उसकी पतली झिल्ली या पतली परत को क्या किया? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस प्रकार से उसको देखा गया। तो उसको या रॉबर्ट हुक को क्या दिखाई दिया? मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठ दिखाई दिए। जैसे इस प्रकार से लाइनों के रूप में देख लेते हैं। ये इस प्रकार से छत्ते में जो कोष्ठ दिखाई देते हैं वो इसी प्रकार के उसको दिखाई दिए। मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठ दिखाई दिए। इन कोष्ठों को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। ये देखो जालीनुमा दिखाई दे रही है ना कोशिका। इन कोष्ठों को ही क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। तो इसमें ध्यान रखने वाली मुख्य बातें हैं, एक तो कोशिका की खोज किसने की, कब की, ठीक है ना। इतना ही ध्यान में रखना है, ज़्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो इस पैराग्राफ में मुख्य पॉइंट यही है। आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव। मनुष्य तथा दूसरे बड़े जीव जंतुओं का शरीर कई खरब कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वह जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे तो क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। जैसे ये एक कोशिका आपकी और इसमें बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं, तो इस प्रकार से बने जीव को क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कुछ जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि का शरीर एक कोशिका से बना होता है। इन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो यहाँ पर बहुकोशिकीय जीव की परिभाषा है वो तो आपको ध्यान में रखनी है। साथ में एक कोशिकीय के ये उदाहरण दे रखे हैं, अमीबा और पैरामीशियम। तो इनको भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2-4 जीवों के नाम दे दिए, उसमें से पूछ लिया जाए कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है। तो अमीबा, पैरामीशियम, इनको आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है? एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। एक कोशिकीय जीव भी बहुकोशिकीय जीव के समान श्वसन, पाचन, वृद्धि, जनन जैसे सभी क्रियाएं करते हैं।
लेकिन कोशिका क्या होती है, इसमें एक होती है। बाकी सभी क्रियाएं जैसे बहुकोशिकीय जीव में देखने को मिलती हैं, उसी प्रकार से श्वसन है, पाचन, वृद्धि, जनन, ये सारी क्रियाएं इसमें भी एक कोशिकीय जीव में भी देखने को मिलती हैं। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। कोशिका में स्थित केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली की अनुपस्थिति व उपस्थिति के आधार पर जीवों को क्रमशः प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स में विभाजित किया गया है। कोशिका में अगर केंद्रक पाया जाएगा, उपस्थित होगा मित्रों, तो उसको तो क्या कहेंगे, यूकैरियोट्स कहेंगे। और जिसमें उपस्थित नहीं होगा केंद्रक उसको क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स कहेंगे। आगे देखिए, कोशिका का माप है, कोशिका की साइज। कोशिका का आकार 1 मीटर के 10 लाख में भाग यानी माइक्रोमीटर के बराबर सूक्ष्म हो सकता है। कोशिका का आकार 1 मीटर में आपको पता है कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और इनके भी 10 लाख में भाग यानी इतनी सूक्ष्म होती है। 10 लाख में भाग इतने टुकड़े कर दिए जाएँ, 100 सेंटीमीटर के भी 10 लाख टुकड़े कर दिए जाएँ मित्रों, तो इतने सूक्ष्म आपकी कोशिकाएं का आकार या कोशिका का आकार होता है। अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती हैं यानी बहुत ही छोटी होती हैं। इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। नग्न आँखें आपकी खुली आँखें, तो खुली आँखों से आप इनको नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से कोशिका को देखा जा सकता है। सबसे छोटी कोशिका का आकार होता है आपका 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर ये सूक्ष्म इकाई है, सूक्ष्म मापन किया जाता है जिसके द्वारा 0.1 से 0.5 तक। तो ये सबसे छोटी कोशिका का आकार होता है मित्रों, ये याद रखें। 0.1 से 0.5 है सबसे छोटी कोशिका का आकार, जो कि जीवाणु की कोशिका है। किसकी, जीवाणु या बैक्टीरिया की कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार होता है 170 गुणा 130 मिलीमीटर, 170 गुणा 130 मिलीमीटर। तो ये ध्यान में रखेंगे। ये तो सबसे बड़ी कोशिका पूछ ली जाए तो आपका होगा आंसर शुतुरमुर्ग का अंडा, और इसका आकार पूछ लिया जाए तो कितना होगा, 170 गुणा 130 मिलीमीटर। और सबसे छोटी कोशिका पूछ ली जाए तो जीवाणु की कोशिका होगी और आकार होगा 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। तो ये इम्पोर्टेंट है, कोशिका का माप इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोशिका की आकृति देखिए, किस प्रकार की शेप होती है उसकी। कुछ कोशिकाओं की आकृति निश्चित नहीं होती है, वे अपना आकार बदलती रहती हैं। उनमें है आपकी अमीबा और माइकोप्लाज्मा, जैसे ऐसे किसी भी प्रकार की वो आकृति बना लेती हैं। तो इनका आकृति है इनकी वो निश्चित नहीं होती है। इनके उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं, जो भी उदाहरण दिए गए हैं। आगे देखिए, हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनका आकार कैसा होता है देखते हैं, आइए जानकारी करें। कुछ कोशिकाएं तो क्या होती हैं, गोल होती हैं, वह चपटी होती हैं, जैसे रक्त की कणिकाएं। रक्त कणिकाएं आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, गोल होती हैं और साथ में क्या होती हैं, चपटी इस प्रकार की होती हैं। आगे देखिए, इसमें कई कोशिकाएं लंबी व तरकू रूप होती हैं। इनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, जैसे आपकी पेशी कोशिका। इस प्रकार से तरकुनुमा इनकी आकृति होती है कोशिकाओं की। तो इसको आप क्या कहेंगे, पेशी कोशिकाएं। दोनों सिरे क्या होते हैं, इसके नुकीले होते हैं और लंबी होती हैं काफ़ी, तरकू रूप इनका होता है। इनको क्या कहेंगे, पेशी कोशिकाएं। तो इसमें मित्रों कुछ गोलाकार होती हैं, कुछ चपटी होती हैं, कुछ लंबी होती हैं और कुछ तर्करूपी होती हैं। बस उदाहरणों के जो भी नाम दे रखे हैं वो आपके ध्यान में होने चाहिए। ये देखिए, तर्करूपी पेशी कोशिकाएं आगे से क्या होती है, नकुली होती है और बीच में से कुछ चौड़ी दिखाई दे रही है, मध्य में आपका केंद्रक भाग दिखाई दे रहा है, यह आपकी तर्करूपी पेशी कोशिका। और कई कोशिकाएं बहुत लंबी व शाखित होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका। ये देखिए, यह आपकी तंत्रिका कोशिका, ये क्या होती है, बहुत ही लंबी होती है और शाखाएं अनेक प्रकार की इस पर शाखाएं निकली रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, लंबी शाखित तंत्रिका कोशिका हो गया आपका। सामान्यतः कोशिकाएं गोल, चपटी अथवा लंबी होती हैं। क्या बड़े आकार के जीवों की कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है? यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि बड़े आकार के जीवों की कोशिकाओं का आकार बड़ा हो, छोटे आकार की जीवों की कोशिकाओं का आकार छोटा होता है। कोशिका के आकार का संबंध कोशिका के कार्य से होता है। उदाहरण,
तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मनुष्य एवं चूहे के आकार में बहुत अंतर होते हुए भी दोनों की तंत्रिका कोशिकाएं लंबी एवं शाखित होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी कोशिकाओं का आकार है वो उसके कार्य पर निर्भर करता है। मनुष्य और चूहे के आकार में बहुत अंतर होते हुए भी दोनों की तंत्रिका कोशिकाएं लंबी व शाखित होती हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन कोशिकाओं का आकार बड़ा हो उनकी कोशिकाएं लंबी हों, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए इसमें उत्तक अंग व तंत्र। प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इन लिविंग ऑर्गन दैट इज कॉल्ड सेल। यानी सजीव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, जो संरचना का निर्माण करे। बाहरी आवरण जैसे चूहे का है वो अलग प्रकार होता है, मनुष्य का अलग प्रकार का, उसकी संरचना का निर्माण करे। और फंक्शनल अनेक प्रकार की क्रियाएं करें। अनेक प्रकार की क्रियाएं जैसे आपकी उत्सर्जन हो गई, श्वसन हो गया, उत्सर्जन, श्वसन, पाचन हो गया। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये किसके द्वारा संपन्न हो? कोशिका के द्वारा। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं या बनाते हैं। समान कार्य करने वाली जितनी भी कोशिकाएं वो उत्तक का निर्माण करती हैं। समान कार्य करने वाले उत्तकों के समूह को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। विभिन्न अंगों से मिलकर तंत्र का निर्माण होता है और विभिन्न तंत्रों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। ये मान लीजिए कोशिका हो गई सजीव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, और एक या एक से अधिक कोशिकाएं मिल जाएंगी तो किसका निर्माण कर लेंगी? उत्तक का निर्माण कर लेंगी। और बहुत सारे उत्तक जब आपस में मिल जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे? अंग का निर्माण कर लेंगे। बहुत सारे उत्तक आपस में मिल जाएंगे तो किसका निर्माण होगा? अंग का। और अंग से आपके बहुत सारे अंग आपस में मिलेंगे तो एक तंत्र या सिस्टम बन जाएगा या शरीर बन जाएगा। किनके मिलने से? बहुत सारे तंत्र आपस में मिल जाएंगे तो शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। देखो, पहले कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिली तो उत्तक का निर्माण हो गया। उत्तक बहुत सारे मिले तो अंग का निर्माण हुआ, और अंग आपस में मिल गए तो एक तंत्र का निर्माण करेंगे, और तंत्र से आपके शरीर का निर्माण हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें ये दे रखा है, देखो नीचे, कोशिका, उत्तक, अंग, तंत्र और लास्ट में आपके शरीर का विकास। नेक्स्ट देखिए, कुछ गतिविधियां दे रखी हैं तो इनको पढ़ लेते हैं। प्याज का एक टुकड़ा लीजिए, चिमटी की सहायता से प्याज से एक पतली झिल्ली को निकालिए, इसे कांच के स्लाइड पर रखिए और मिथाइलिन ब्लू, जो एक रंजक है, की एक बूंद डालकर उस पर कवर स्लिप रखिए। कवर स्लिप रखते हुए ध्यान रखें कि उसमें वायु के बुलबुले न रहें। स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। पेंसिल की सहायता से अपनी कॉपी में इसका चित्र बनाइए। तो ये देखिए, प्याज की एक पतली झिल्ली में कोशिकाएं दिखा रखी हैं। ये आपके केंद्र का बीच में प्रेजेंट हैं इसके। तो मित्रों, जैसे ही प्याज को काटा जाता है या छीला जाता है उसको, तो उसमें अनेक प्रकार की झिल्लियाँ निकलती हैं। उन झिल्लियों में से एक झिल्ली को आपको लेना है। लेने के बाद में क्या करना है? ऐसे कांच की स्लाइड पर रखते हैं और मिथाइलिन ब्लू एक रंजक आता है, उस रंजक की कुछ बूंदें इस पर डाली जाती हैं। मिथाइलिन ब्लू की कुछ बूंदें डालने के बाद में कवर स्लिप होती है, वो भी प्लास्टिक की उसी प्रकार की बनी होती है। उस कवर स्लिप को इसके ऊपर ध्यानपूर्वक रख देंगे, और रखने में ये ध्यान रखना है कि जो भी वायु के बुलबुले हैं वो इसमें ना आ जाएं। फिर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार क्या करते हैं आपको नज़रें आती हैं। इसमें स्पष्ट केंद्र आपको दिखाई देगा मध्य में, और ये कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई आपको दिखेंगी। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि 2। एक स्वच्छ प्लास्टिक का चम्मच लीजिए, इसके पिछले सिरे से गाल के अंदर के भाग को धीरे से खुरचिए। इस खुरचन को कांच के स्लाइड पर रखें, पानी में देखिए, इस पर मिथाइलिन ब्लू की 1-2 बूंदें डालिए। स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें कोशिका झिल्ली एवं केंद्र को पहचानिए तथा
चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। तो ये जो आप स्लाइड पर रखकर बनाते हैं कोशिका को देखते हैं, तो इस प्रकार की आपको आकृति दिखाई देगी। उसमें केंद्रक झिल्ली स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, कोशिका झिल्ली भी आपको दिखाई देगी, कोशिका बीच में कोशिका द्रव्य आपको दिखाई देगा, और कोशिका के मध्य भाग में आपको केंद्रक नजर आएगा। नेक्स्ट देखिए, कोशिका के विभिन्न भाग। कोशिका के कौन कौन से भाग हैं? कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं मित्रों। एक आपका होता है कोशिका झिल्ली, एक कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक। ये आपकी सबसे बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, और इसके बीच में क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है, और सबसे बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है आपका। तो ये 3 भाग मुख्य होते हैं, कोशिका के 3 भाग मुख्य, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और आपका केंद्रक। पहला भाग दे रखा है कोशिका झिल्ली। ये कोशिका का बाहरी आवरण बनाती है, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये सहरंध्र है, छिद्र युक्त होती है। ये जो कोशिका होती है मित्रों, इसके चारों ओर क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इस प्रकार से ये सही रूप से बनती है। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। ये देखिए बीच में क्या होते हैं? इसके छिद्र पाए जाते हैं तथा वसा व प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कुछ चयनित पदार्थों को ही कोशिका में प्रवेश करने देती है तथा अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकलने में सहायता करती है। यह झिल्ली जंतु एवं पादप कोशिकाओं में एक जैसी ही होती है। पादप कोशिका में इस झिल्ली के बाहर सेलुलोज पदार्थ का एक अतिरिक्त मोटा आवरण होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये अंतर है दोनों में, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में तो आपका बाहरी आवरण कोशिका भित्ति बनाती है, और जंतु कोशिका में क्या होती है? आपकी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो ये ध्यान रखेंगे, मुख्य अंतर है दोनों में। कोशिका भित्ति, जैसे ये स्ट्रक्चर बना लिए अपन ने, फिर से बना के देख लेते हैं एक बार। ये इस प्रकार से कोशिका बन गई आपकी, ये रंध्र बन गए। लेकिन जो आपकी पादप कोशिका होती है उसमें क्या होता है? बाहर की तरफ इसके चारों ओर सेलुलोज है, इसके चारों ओर सेलुलोज पदार्थ का एक अतिरिक्त मोटा आवरण होता है, जिसे क्या कहते हैं? आपकी कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है मित्रों। नेक्स्ट देखिए, कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य स्थित द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह झिल्ली जैसा पदार्थ होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, रेक्तिकाएँ, गोल्जी कोय, अंतःप्रद्रव्य जालिकाएँ, हरित लवक आदि संरचनाएं पाई जाती हैं। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग, कोशिका के अंग। आगे देखिए, केंद्रक है। यह सामान्यतः गोलाकार होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक लगभग मध्य में पाया जाता है। तो ये बात भी ध्यान में रखें, जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ पाया जाता है? मध्य भाग में, और कैसा होता है? गोलाकार। जबकि पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाओं के कारण केंद्रक मध्य में नहीं रहकर एक तरफ रहता है। तो ये भी एक अंतर हो गया। एक अंतर तो कोशिका भित्ति वाला हो गया। दूसरा अंतर ये हो गया कि जो आपकी जंतु कोशिका होती है उसमें तो केंद्रक मध्य में होता है, लेकिन पादप कोशिका में केंद्रक आपका एक तरफ होता है, क्योंकि उसमें बड़ी रिक्तिकाएँ होती हैं। यह दोहरी इकाई झिल्ली द्वारा घेरा रहता है। इस झिल्ली में पदार्थों के आने जाने के लिए सूक्ष्म छिद्र भी होते हैं। केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना होती है, जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्रों पर जीन भी पाए जाते हैं, जो आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। कोशिका के सभी कार्यों पर केंद्रक का नियंत्रण होता है। तो देखिए मित्रों, इसमें ध्यान में रखने वाली बातें, एक तो ये गोलाकार होती हैं, और जंतु कोशिका में क्या है? मध्य में पाई जाती हैं, और पादप कोशिका में आपकी एक तरफ पाई जाती हैं। बाकी तो कोई मोस्ट नहीं है इसमें। और गुणसूत्र की परिभाषा आपको आनी चाहिए, केंद्रिक और न्यूक्लियोलस की परिभाषा आपके याद होनी चाहिए। ये मुख्य पॉइंट है इसमें। केंद्रक में धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स। तो इसकी परिभाषा शुरुआत में हमने देख ली थी। जीवाणु की कोशिका में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। किसकी कोशिका में? जीवाणु की कोशिका में केंद्रक के चारों ओर कोई भी झिल्ली या आवरण नहीं पाया जाता है। ऐसी कोशिकाएं जिसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो इनमें आपका उदाहरण कौन सा हो गया? जीवाणु की
कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? जीवाणु की कोशिकाएं। तथा इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीवों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का आवरण होता है उसको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तथा इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीवों को यूकैरियोट्स कहते हैं। तो इसमें ध्यान में रखने वाली मुख्य बातें यही हैं मित्रों कि जिस कोशिका के केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसको तो क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये जीवाणु की कोशिका उदाहरण के तौर पर आप याद रख सकते हैं। और तथा इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीवों को क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स कहेंगे। और जिसके केंद्रक के चारों ओर झिल्ली का आवरण है, केंद्रक झिल्ली का आवरण होता है उसको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अब देखिए कोशिकांग। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कोशिकांगों का विवरण निम्नानुसार है। कोशिकांग, कोशिका के अंग। तो देखिए कौन कौन से अंग हैं कोशिका के अंग? लाइसोसोम, पहला दे रखा है आपका लाइसोसोम। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका अक्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। इसलिए इस कोशिका को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर पर कहीं पर चोट लग गई, तो चोट लगने के कारण जो लाइसोसोम होता है आपकी कोशिका में मौजूद, ये देखिए सूक्ष्म संरचनाओं के रूप में दिखाई दे रहा है आपको, यह आपका लाइसोसोम है मित्रों। इस लाइसोसोम में क्या होते हैं? शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जैसे ही यहाँ पर चोट लगी या आपकी कोशिका मृत हुई तो ये इसके अंदर, कोशिका के अंदर जो भी लाइसोसोम होते हैं वो फट जाते हैं और फटने के कारण इसमें मौजूद जो भी पाचक एंजाइम होते हैं वो इस कोशिका को पचा लेते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम। नेक्स्ट देखिए गोल्जी कोई। ये झिल्ली युक्त पट्टिकाएँ होती हैं जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती हैं। ये देखिए यह आपकी गोल्जिकाएँ हैं। एक इस प्रकार से इनकी संरचना होती है, एक के ऊपर एक पट्टिकाओं के रूप में ये उपस्थित रहती हैं। इसका विवरण सबसे पहले कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सबसे पहले गोल्जिकाए का विवरण किसने दिया? कैमिलियो गोल्जी ने। अंतःपर्दवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में बंद किए जाते हैं तथा उन्हें कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेजे दिए जाते हैं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें इतना ही ध्यान में रखना है, गोल्जी को सबसे पहले विवरण किसने दिया? तो कैमिलियो गोल्जी ने। बाकी ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार पूछा है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया को। यह दोहरी इकाई झिल्ली से ढकी आकृति है। इसकी भीतरी भित्ति बहुत वलित होती है। इसके वलितों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो ये जो संरचनाएं दिखा रखी हैं मित्रों, ये आपके हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें इस प्रकार से वलित संरचनाएं कुछ देखी जा सकती हैं। इनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ये जो वलित या मुड़ी हुई संरचनाएं आपको दिख रही हैं इनको क्या कहेंगे? क्रिस्टी। तो ये भी ध्यान में रखें, क्रिस्टी कहाँ पर पाई जाती है? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जैविक ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये जैविक ऊर्जा एटीपी के रूप में रहती है, निर्माण होता है। जो भी ऊर्जा बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में निर्माण की जाती है। इस कारण इसे कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। तो इसमें याद रखें, एक तो क्रिस्टी किसे कहते हैं? जो भी माइटोकॉन्ड्रिया में भित्ति पाई जाती है वो वलित होती है या घुमी हुई होती है, तो उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और एक जैविक ऊर्जा एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये भी ध्यान में रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इस कारण से इसको क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे देखिए अंतःपर्दवी जालिका। यह कोशिका द्रव्य में नलिकाओं के जाल के रूप में दिखाई देने वाली संरचनाएं ये दो प्रकार की होती हैं। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। तो देखिए इसको डायग्राम में देख लेते हैं। अंतःपर्दवी जालिका, तो ये देखिए मित्रों, ये आपके दिखा रखे हैं डायग्राम में। यहाँ पर देखिए केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर ये आकृति हैं, ये क्या है? आपकी अंतःपर्दवी जालिकाएं हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, खुरदरी और चिकनी। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखें। खुरदरी या रफ, आपकी रफ बोल सकते हैं,
रफ अंतःपृथ्वी जालिका पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। आगे देखिए प्लेस्टिड, कोशिकांग पढ़ रहे हैं मित्रों, कोशिका के बहुत सारे अंग। ये पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेस्टिड में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिलिया पर्णहरित कहा जाता है। तो प्लेस्टिड कहाँ पाए जाते हैं, पादप कोशिका के द्रव्य में। पादप कोशिका के द्रव्य में क्या पाए जाते हैं, प्लेस्टिड पाए जाते हैं। और इसमें एक हरे रंग का क्या होता है, वर्णक होता है, जिसे आप क्या कहेंगे, क्लोरोफिलिया पर्णहरित कहते हैं। तथा हरे रंग के प्लेस्टिड को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। इसके कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, जिससे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल वर्णक अत्यंत आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको पता है, सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं, साथ में जल को ग्रहण किया जाता है। और जो वर्णक होता है आपका, वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल वर्णक है। और बनता क्या है, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस से बनती है, साथ में ग्लूकोज है, साथ में ग्लूकोज। रिक्तिका देखिए, पादप कोशिकाओं में बड़ी एवं जंतु कोशिकाओं में छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। पादप कोशिकाओं में तो रिक्तिकाएं क्या होती है, बड़ी होती हैं, और जंतु कोशिकाओं में छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ये सारणी में देखो कुछ कोशिकाओं के भाग दिखा रखे हैं, ये जंतु कोशिकाओं में उपस्थित हैं या अनुपस्थित, ये देखना है। इसी प्रकार से पादप कोशिका में, तो कोशिका भित्ति आपने चैप्टर में पढ़ा है। कोशिका भित्ति आपकी जंतु कोशिका में क्या होती है, अनुपस्थित होती है, और पादप कोशिका में उपस्थित है। केंद्र की स्थिति जंतु कोशिका में कैसी होती है, मध्य में, और पादप कोशिका में एक तरफ। रिक्तिका का आकार जंतु कोशिकाओं में क्या होती हैं, छोटी होती हैं, और पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं। प्लेस्टिड जंतु कोशिका में अनुपस्थित और पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इस प्रकार से अंतर किया जा सकता है। अब देखिए मित्रों, आगे क्या दे रखा है, एक जीवनी दे रखी है, डॉक्टर, दो दे रखी है मित्रों इसमें, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो इसके बारे में देखिए, इसका जन्म अविभाजित भारतवर्ष के रायपुर जिला मुल्तान पंजाब नामक कस्बे में हुआ था। पंजाब विश्वविद्यालय से सन 1943 में बीएससी ऑनर्स से तथा 1945 में एमएससी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए तथा भारत सरकार से छात्रवृत्ति पाकर इंग्लैंड गए। यहाँ लिवरपूल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ए रॉबर्टसन के अधीन अनुसंधान कर इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर खुराना ने सर्वप्रथम प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका को प्रदर्शित किया। तो ये लाइन मुख्य है दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए जो मुख्य लाइन है वो ये है, डॉक्टर खुराना ने सर्वप्रथम प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका को प्रदर्शित किया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका को किसने प्रदर्शित किया, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। इन्हें 1968 में आनुवंशिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों हेतु नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। कब किया गया, 1968 में। किस क्षेत्र में कार्य किया, आनुवंशिकी के क्षेत्र में। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से भी अलंकृत किया गया है। तो ये ध्यान में रखें, ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से लेकर के ये मुख्य पॉइंट है। बाकी देखिए, डॉक्टर सतीश सी माहेश्वरी। सतीश सी माहेश्वरी ने बीएससी, एमएससी एवं पीएचडी की उपाधि दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने प्रोफेसर बीएम जौहरी के मार्गदर्शन में डकविड यानी लेमिनेसी फैमिली का सबसे छोटा पुष्पी पादप की एम्ब्रियोलॉजी पर अनुसंधान कार्य किया। तो ये मुख्य पॉइंट है। प्रोफेसर बीएस जौहरी के मार्गदर्शन में डकविड यानी लिमिनेसी फैमिली के सबसे छोटे पुष्पी पादप की एम्ब्रियोलॉजी पर अनुसंधान कार्य किसने किया, तो डॉक्टर सतीश सी माहेश्वरी ने। डॉक्टर माहेश्वरी के समूह ने पुंकेसर कल्चर तकनीक का उपयोग पशुपालन एवं सजावटी पौधों को उन्नत करने में भी किया। डॉक्टर माहेश्वरी के 200 रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए एवं सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इन प्लांट्स नामक एक पुस्तक का लेखन कार्य भी किया। इन्हें इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए भटनागर पुरस्कार, जेसी बोस गोल्ड मेडल, बीरबल साहनी गोल्ड मेडल एवं गोयल फाउंडेशन अवार्ड भी प्रदान किए गए। तो इसमें जो मुख्य पॉइंट है, एक तो ये दे रखा है आपका, इन्होंने प्रोफेसर बीएम जौहरी के लेमिनेसी फैमिली के सबसे छोटा पुष्पी पादप है उसकी एम्ब्रियोलॉजी पर अनुसंधान ने कार्य किया। एक सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इन प्लांट्स नामक पुस्तक पर
लेखन कार्य किया, ये भी मुख्य है, और भटनागर पुरस्कार दिया गया, ये सारे आपके पढ़ने वाले हैं। बाकी एमएससी कहाँ से की, पीएचडी कहाँ से की, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। आपने क्या सीखा? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में की। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसका जंतु कोशिका में क्या होता है, अभाव होता है। कोशिका झिल्ली और केंद्र के मध्य स्थित द्रव को क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव हो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं अच्छे तरीके से। अब देखिए अभ्यास कार्य कौन कौन से हैं इसके। छोटे छोटे चैप्टर हैं मित्रों, आसानी से समझ में आ जाएंगे, छठी क्लास के ही हैं। एक बार रीड करना है अच्छे से इसको। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, स्लाइडर ने या स्वान ने? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक कोशिका द्रव्य या प्लेस्टिड? जंतु कोशिका की बात हो रही है मित्रों, और इसमें क्या नहीं पाया जाता है आपका? प्लेस्टिड। ये पाया जाता है पादप कोशिकाओं में, तो राइट क्या हो जाएगा? प्लेस्टिड। तीसरा है समान कोशिकाओं का समूह है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। समान कोशिकाओं का समूह है, अंग कहलाएगा, कोशिका कहलाएगी, तंत्र या उत्तक है। तो समान कोशिकाओं का समूह है। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाएंगी तो किसका निर्माण करेंगी? उत्तक का निर्माण करेंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तक। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहा जाता है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय? तो आपने चैप्टर में पढ़ा है, तो वहाँ पर क्या पढ़ा था? एक कोशिकीय। कैसा जीव है? एक कोशिकीय। तो ये याद रखें सभी क्वेश्चन। एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने जीव को क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय बोल देंगे उसको। उसको क्या क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय। तंत्रिका कोशिका खालिस्तान एवं खालिस्तान होती है। तंत्रिका कोशिका कैसी होती है? लंबी। लंबी होती है और साथ में क्या होती है? साकित। अनेक शाखाएं भी होती हैं, तो लंबी व साकित होती है। तो ये था मित्रों आपका चैप्टर कोशिका। अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने मित्रों के साथ में, जिससे हमारा चैनल ग्रोथ कर सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।